हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एयर केमिस्ट्री क्लासेस यानी YCC। तो चलिए, आज का टॉपिक होने वाला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, यानी आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है वो सारा डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 तरीके पे होता है। जैसे एक बार कटायन बनता है, दूसरी बार अनायन बनता है और देन उसका कटायन और अनायन आपस में मर्ज होते हैं और आपका कंपाउंड बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो हम लोग अब उसको बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड अभी मैंने बताया आपको कि जितना कम एनर्जी हमको देना पड़े उतना फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे आप नोट करके रखेंगे कि लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कटायन। तो यहाँ फैक्टर का मतलब ये हुआ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड के लिए। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मेटल है आपका, है ना, मेटल को जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तब वो मेटल प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यही एनर्जी रिक्वायर्ड को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको इसके बारे में पूरा ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। आपका जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, उसमें आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे जितना नीडफुल था, जितना था आपके लिए ज़रूरी, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसी चीज़ को और ज़्यादा वहाँ पे लार्जर पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, इस तरीके से। तो वहाँ मैं पढ़ाऊँगी आपको। चलिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, तो ये जो चीज़ है ये कौन शो करता है, तो अल्कली मेटल यानी S ब्लॉक में जो है, और एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, S ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब आप क्या समझ गए कि S ब्लॉक एलिमेंट जो है वही आपके कटायन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रिक्वायरमेंट कम होता है टू फॉर्म कटायन। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया कटायन बनने का कंडीशन। अब क्या है, अब दूसरा स्टेप था हमारा क्या, अनायन बनने का कंडीशन। तो अनायन कब बनेगा उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगी, आपको समझ लीजिए क्या है अनायन बनने में। क्या है आपको कि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा जाके, मान लीजिए क्या है, आप समझेंगे, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है हमारा, नॉन मेटल में आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद N- बनेगा। हाँ, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक पढ़ेंगे आप, नया इंट्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसमें जो इंथैल्पी हीट रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब आपको इसके बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा बाद में। यहाँ पे आपको ये बता दूं मैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। लेकिन जो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। यानी आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है नॉन मेटल में, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, और उसके बाद जब आपका इलेक्ट्रॉन मेटल कटायन और अनायन दोनों बना लिया आपने, दोनों जब आपस में जुड़ेगा उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो 3 स्टेप्स 3 एनर्जी। पहला स्टेप आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और तीसरा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है कि व्हाट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या है। तो चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का देख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज जितना ज़्यादा होगा आपका जो एटम होगा, आयन होगा, वो उतना स्टेबल होगा।
तो एनर्जी यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे बात करेंगे क्या, ग्रेटर द निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इजियर विल द फॉर्मेशन ऑफ अनायन। तो जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैलोजेंस होते हैं उसका जो होता है हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे तो ये देखिए क्या है निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जान रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया कि दो तरह का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो निगेटिव कब होता है, जब एनर्जी रिलीज होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए जो अनायन बनेगा और अनायन बनने के साथ साथ जो आपका एनर्जी रिलीज होगा उस कंडीशन में कहेंगे उसे क्या, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देना पड़े, इलेक्ट्रॉन भी ऐड कराना है और आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तब उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि वो कैसा हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये बहुत माइनर होता है, मतलब बहुत रेयर ही ऐसा देखा जाता है, जो जनरली कहाँ पे पाया जाता है, रेयरली। ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसका है, यानी नोबेल गैस जो है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल के चाहते हैं उसको निगेटिव बनाना, तो उसके लिए आपको एनर्जी खर्च करना होगा, यानी एनर्जी आपको देना होगा। मान लिया कि नोबेल गैस है तो उसका तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है कि नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा के इसको अनायन बनाना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके बनाने में जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, बनना तो है निगेटिव ही, अनायन ही बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, अनायन बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इस एनर्जी को जो आपको देना पड़ा वही कहलाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है ताकि आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी कहीं भी बना सकें। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, थर्ड स्टेप हम लोग का क्या होता है, दोनों कटायन और अनायन आपस में जुड़ते हैं और कंपाउंड बनता है। तो देखिए लैटिस एनर्जी उसका नाम है। लैटिस एनर्जी क्यों नाम है, क्योंकि जो आपका जनरली जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वो लैटिस फॉर्म में ही पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। एक जाल के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन का, इसलिए दैट इज कॉल्ड लैटिस। तो यहाँ पे देखिए जब कटायन और अनायन आपस में जुड़ते हैं उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। और इसे दिखाते किससे हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल U। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, द एनर्जी रिलीज्ड, ये सब ध्यान रखेंगे आप बच्चे, एनर्जी रिलीज होगा एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड। 1 मोल, 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, M है तो M प्लस बन चुका, ये पॉजिटिव आयन हो गया, और N मान लीजिए कोई ये आपका हैलोजन ग्रुप है वो X माइनस बन के आ गया, निगेटिव आयन। और ये कैसा है फॉर्म, गैसियस स्टेट में रखना है दोनों को, और ये दोनों जब कंबाइंड करेगा तो बनेगा M प्लस X माइनस, और एनर्जी रिलीज होगा जिसका नाम होगा लैटिस एनर्जी। तो अब आप बताएं, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको क्या लगता है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तब कंपाउंड स्टेबल होगा कि लैटिस एनर्जी कम होगा तब कंपाउंड स्टेबल होगा? सोच के इसको समझ के बताइए कि ये चीज़ मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो भी एटम फॉर्म हो और एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गया तो एनर्जी, आपके कंपाउंड का एनर्जी घट जाएगा, आपका जो कंपाउंड है उसका एनर्जी घट गया। तो कंपाउंड का जब एनर्जी घट गया तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव नेचर का नहीं रह जाता है। तो लैटिस एनर्जी कैसा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा आपका कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, यानी लैटिस एनर्जी का मात्रा बढ़ेगा तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करता है। और ये जो मैं इतना बोल रही हूँ, समझा रही हूँ कि बस आप
आप मेरी बात को सुने, फिर अपने दिमाग में उसको चलाएं कि क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया। क्लासरूम में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग कि जो पढ़ाया गया, टीचर जो पढ़ाते हैं उसको घर पे जाकर रिवीजन तो करना ही होता है ना। इसलिए मैं हर तरीके से आपको प्रयास करती हूँ, लिख के देने का, नोट्स देती हूँ, सब चीज़, कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि लैटिस एनर्जी के बारे में, कि लैटिस एनर्जी कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी तो आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, सपोज एग्जाम्पल आप लीजिए कि मान लीजिए Na+ था, Na+ और Cl- गैसियस स्टेट, इसको लिखेंगे आप, और यहाँ बनेगा क्या, NaCl, और ये जो एनर्जी रिलीज होगा वो कहाँ कहलाएगा, आपका लैटिस एनर्जी। तो ये जो NaCl बना, ये 1 मोल है। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे अगर हमने 2 लगा दिया, तब हम लोग बोलेंगे 2 मोल। तो डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ 1 मोल का ही बात करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि 2 मोल का अगर दिया है तो उसको कन्वर्ट पहले करेंगे 1 मोल में, यानी उसको 2 से डिवाइड करके 1 मोल में आप कन्वर्ट करेंगे, तब वो आपका लैटिस एनर्जी होगा। तो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगी साथ में बीच बीच में। तो पहले अभी कुछ सेशन आपका थ्योरी का हो जाए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे भी आएंगे, मतलब क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आप देख लें कि क्या है लैटिस एनर्जी, कैसा होना चाहिए। मैं लिख देती हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे अब लैटिस एनर्जी किन 2 बातों पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके बारे में भी जानना है, जो हम लोग अब अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाना है। तो चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आया हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर ले, ताकि आपको जब भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जल्दी ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों के लिए, नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊँगी मैं उसमें आपको सबसे पहले। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों। तो हम लोगों ने जान लिया कि लैटिस एनर्जी क्या है। तो इसका क्या, इसमें आपको ध्यान रखना है कि लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा आपका कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, यानी कि एनर्जी, आपका जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, वो जितना ज़्यादा रिलीज होगा कंपाउंड फॉर्मेशन में, वो कंपाउंड क्या होगा, उसका एनर्जी कम घट जाएगा। तो जितना एनर्जी घटा हुआ रहेगा वो कंपाउंड उतना ही इनएक्टिव रहेगा, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए, लैटिस एनर्जी जो होता है वो भी 2 बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ये बात आपको कह दी गई कि फेवरेबल कंडीशन हमारे लोग को लेके क्या क्या है, कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, जैसे फेवरेबल कंडीशन आपके लिए क्या है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, उसके लिए क्या पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पे, 2 चीज़ पे ही डिपेंड करेगा। आप समझिए इस चीज़ को। एक तो आपने क्या देखा है कि आपका क्या हो सकता है कि साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वही उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। एक होगा साइज ऑफ एटम पे, तो मेन वही है, साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। तो पहला हम लोग देखेंगे साइज ऑफ एटम पे, साइज ऑफ आयंस पे, और चार्ज ऑन आयंस पे डिपेंड करता है। देखिए, लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे, यानी आपके साइज ऑफ आयन पे। तो आयन जितना छोटा होगा आपका, तो उसका क्या होगा, उतना ही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब हुआ न्यूक्लियस से बाहर के कक्षा का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। तो उतना ही ज़्यादा आपका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अट्रैक्शन जब स्ट्रॉन्ग होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो आपका कंपाउंड भी स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है कि अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि कभी आपको दे देगा कंपाउंड 4 और उसमें पूछा जाएगा कि विच कंपाउंड इज स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, तो उस समय भी इस बात को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसके जस्ट बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है, तो चलिए, पहले यहाँ पे ये चीज़ आप लिख लेंगे कॉपी पे, इसको समझ लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में ही आप देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है,
सपोज दैट। तो सोडियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है Na+। ओके, तो देखिए यहाँ आपने देखा है कि इसका 2 8 1 होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस छोटा हो गया, यानी एक ऑर्बिट इसका घट गया, अब 2 8 रह गया। अगर पोटेशियम की बात की जाए तो इसका क्या होता है, 2 8 8 1 19 होता है ना इसका। तो इसमें से क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना हो गया, K+ हो गया। तो ये हुआ कितना, 2 8 8। तो आप खुद देखें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूरी। तो यहाँ पे 3 से 2 हो गया और यहाँ पे 4 से 3 हुआ, लेकिन इसके और इसके बीच अगर कंपेयर किया जाए, चार्ज तो दोनों के ऊपर एक ही है, एक ही पॉजिटिव चार्ज इस पर भी है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, लेकिन इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इससे कम है। यानी आप क्या बोलेंगे, Na+ का साइज जो है छोटा है देन K+ से। ठीक है, Na+ छोटा है देन K+ से, तो स्मॉलर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, यानी स्मॉलर साइज हो गया। ठीक है, तो जिसका साइज कम होगा वो जो कंपाउंड बनाएगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो NaCl जब बनता है तो उसका लैटिस एनर्जी कितना होता है, लैटिस एनर्जी आपको अप्रॉक्स 769.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और KCl जब कंपाउंड बनाता है तो लैटिस एनर्जी कितना हो जाता है इसका, हम लोगों के पास 698.7 किलो जूल पर मोल। तो एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि अब आप बताएं NaCl और KCl में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो NaCl मोर स्टेबल देन KCl होगा। क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी इसका ज़्यादा है और इसका कम है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है बच्चे, बोलते वक्त आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो इसको स्टेबल होना चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जो उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। जितना ज़्यादा रिलीज हो गया उतना ज़्यादा आपका कंपाउंड स्टेबल हो गया, उसकी एनर्जी घट गई। तो NaCl क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल देन KCl हो गया। बात आ गई समझ में। तो ये हुआ पहला डिपेंडेंसी ऑफ लैटिस एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, और कहीं कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मुझे, और इसे बार बार 1-2 बार सुनिएगा तो आपके समझ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा दूसरा, हम लोगों का क्या है, चार्ज ऑन आयन। अब देखिए चार्ज ऑन आयन अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे क्या हम लोगों ने एग्जांपल लिया, दोनों पे सेम चार्ज था, है ना। तो जब सेम चार्ज है तो उसके साइज को देख लेंगे, और जब चार्ज डिफरेंट होगा तब क्या होगा, जैसे चार्ज ही मान लीजिए चार्ज ऑन आयन छोटा बड़ा चार्ज हो तब क्या होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ग्रेटर दी मैग्नीट्यूड दी, मैं लिखती हूँ उसका आपको बताती हूँ। देखिए चार्ज ऑन आयंस, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on the ions, higher will be the inter-ionic attraction and thus greater will be the value of lattice energy। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ, मान लीजिए कि Na+ आपने लिया और Mg++ लिया, ठीक है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ आयन, यानी कि आपका जो है चार्ज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना। तो ये वेरिएबल हो गया, मान लीजिए एल्युमिनियम आप लेंगे तो वो 3+ हो जाएगा। तो यहाँ चार्ज अलग अलग हो गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यही यहाँ पे लिखा गया है कि हायर विल बी द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जितना आपका चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मतलब आपस में जो अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच वो बहुत हाई होगा, और जिसके कारण क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, और आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, आपके कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे क्या है कि जिस जगह पे आपने क्या होगा कि सेम चार्ज आप देखेंगे तो वहाँ पे आप साइज़ की बात कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड अलग अलग है आयन का, तो वहाँ पे आप क्या है कि जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन आयंस, हायर विल बी द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड दस ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। तो इसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा देन इससे, और इसका सबसे कम होगा लैटिस एनर्जी, जब इन सब के बीच कंपेयर होगा
तब। तो इस तरीके से ये बातें थी कि साइज ऑफ आयंस, चार्ज ऑन आयंस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हों। नहीं, अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रह गया होगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले हम लोग अब इस जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं अगले वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, ताकि जो भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रह गया हो उसको हम लोग दूर कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको आगे क्वेश्चन भी देखना है, पढ़ना है बच्चे, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे आपको पूरा 11th का पूरे केमिस्ट्री का आपको नोट्स के साथ भी मैं पढ़ा रही हूँ। आप ये सब वीडियो रोक के आप लिख लेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा, और क्वेश्चन जो मैं दूँगी उसका क्वेश्चन भी आप कर लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगी।